नमस्कार मित्रों। आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों के ऊपर अपन बात करें, मैं आपको सबसे पहले तो प्रक्षेपण का अर्थ समझाकर और प्रक्षेपण विधियों का मतलब क्या है वो समझाना चाहूँगा। और हम तमाम विधियां जब पढ़ लेंगे प्रक्षेपण विधियां, तो उसके बाद में व्यक्तित्व मापन की जो विधियां अलग अलग टाइप की है उसका क्या क्या डिफरेंसेस है प्रक्षेपण में, अप्रक्षेपण में, या फिर वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वो सारी चीजें भी अपन लास्ट एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व मापन की जब भी अपन प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो प्रक्षेपण का मतलब क्या है। देखो, अपन प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। क्या? प्रक्षेपण का मतलब फेंकना। आपने फिजिक्स के अंदर आमतौर पर अगर फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर आपने प्रक्षेपण गति के बारे में पढ़ा होगा या प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ा होगा। आपको जानकारी हो, इस प्रक्षेप्य गति का मतलब जैसे कोई बॉल है और उस बॉल को फेंकते हैं और वो दूसरी तरफ जाकर गिरती है, ठीक है। तो हम इस प्रकार की गति को, जिसमें हम किसी बॉल को यूं फेंकते हैं और सामने वाला उस बॉल को लपकता है, इस प्रकार की गति हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति जो फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, बॉल को यूं फेंकते हैं और सामने वाला बॉल को यूं कैच करता है। तो कहने का मतलब प्रक्षेप्य गति उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वस्तु को फेंकने से वस्तु गति प्राप्त करती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये तो चलो फिजिक्स की बात की, आप में से कोई अगर साइंस का विद्यार्थी है तो वो अक्सर इस प्रकार की गति को फिजिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ता होगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रक्षेपण विधियां की बात जब हम व्यक्तित्व मापन के संदर्भ में करते हैं तो सबसे पहले तो प्रक्षेपण शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? फेंकना। और जब मैं प्रक्षेपण शब्द की बात करता हूं तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मिस्टर सिगमंड फ्रायड। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का एक मनोचिकित्सक था जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान के अंदर प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मनोविज्ञान के अंदर प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? मिस्टर सिगमंड फ्रायड थे। वही मिस्टर सिगमंड फ्रायड जिनकी बात हम मनोविश्लेषणवाद के अंदर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक मनोचिकित्सक हुआ करते थे, और मिस्टर सिगमंड फ्रायड जिनके बारे में हम लोग अक्सर मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, और जिनके नाम जब आता है तो आपको ध्यान हो, हिटलर ने भी अपने जर्मन साम्राज्य के अंदर फ्रायड की किताबों की होली जला दी थी। कहते हैं कि वो कहता था, जर्मन, आपको ध्यान हो, हिटलर कहता था कि मेरे साम्राज्य में फ्रायडवाद के लिए कोई जगह नहीं। तो फ्रायड की बात अक्सर हम विकास का चैप्टर आता है तब भी फ्रायड की बात करते हैं। हम लोग व्यक्तित्व में भी आगे जब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आएगा तब हम सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे। व्यक्तित्व में पढ़ो, विकास में पढ़ो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास, हम दोनों में से किसी भी चैप्टर में पढ़ सकते हैं। मैं व्यक्तित्व के अंदर आगे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की बात करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रक्षेपण विधि की बात जब हम करते हैं तो मनोविज्ञान के अंदर इस प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने किया। और प्रक्षेपण विधियां की बात जब होती है तो एक बात आपको पता है कि सिगमंड फ्रायड जिन्होंने एक संप्रदाय दिया था, और उस संप्रदाय को हम कहते हैं मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय मनोविश्लेषण संप्रदाय है। और मनोविश्लेषणवाद के अंदर वो मन की दो अवस्थाएं मूल रूप से बताते हैं। हालांकि दोनों के बीच की अगर तीसरी अवस्था को भी कंसीडर करेंगे तो तीन अवस्थाएं हो जाएगी। तो मन की दो अवस्थाएं होती है, एक होती है चेतन और एक अचेतन, और इन दोनों के बीच की अवस्था जो होती है वो अर्धचेतन होती है। हमारे मन और मस्तिष्क का केवल 1/10 भाग ही चेतन है, और हमारे मस्तिष्क का 9/10 भाग, मतलब 90% भाग, मैक्सिमम भाग,
वो क्या है? अचेतन है। हमने व्यक्तित्व मापन की तमाम जो अप्रक्षेपी विधियां पढ़ी है, उसमें हमारे को केवल चेतन मन का अध्ययन कर सकते हो कि सामने वाला अपने होशोहवास में क्या कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति अपने होशोहवास में क्या कर रहा है, उसको हम लोग अप्रक्षेपी विधि से भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें हमारे मन का जो मैक्सिमम भाग है, मैं बताना चाह रहा हूं हमारे साथियों को कि हमारे मन का जो मैक्सिमम भाग है वो क्या है? हमारे मन का मैक्सिमम भाग अचेतन है। कैसा है भाग? हमारे मन का मैक्सिमम भाग अचेतन है, 9/10 भाग, 90% भाग। आप चेतन मन की बातें तो अप्रक्षेपी विधि से पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अचेतन मन की बातें जाननी हो, अचेतन मन की बातें जाननी हो, तो निश्चित रूप से हमें प्रक्षेपण प्रकार की विधि तक जाना होता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें अगर सपोज करिए कि अचेतन मन की बातें जानना चाहते, तो हमारे पास में जो बेहतरीन तरीका है वो कौन सी विधियों का है? वो अप्रक्षेपी विधियों, सॉरी, प्रक्षेपण विधियों का है। अप्रक्षेपी जो विधियां है ना, आपको जानकारी है, उससे हम चेतन मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन चेतन के साथ साथ अचेतन मन की बातें भी जानना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रक्षेपण प्रकार की विधियों से हम जो है वो चेतन मन की बातें नहीं जान सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चेतन मन की बातें जानने के लिए तो अप्रक्षेपी विधियां भी काम आ जाएगी, लेकिन अगर हमें अचेतन मन की बातें जाननी है, हमारे नॉन कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, हमारे प्रसुप्त दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे सोए हुए दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें प्रक्षेपण प्रकार की विधियों पर जाना होता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रक्षेपण प्रकार की विधियों से हम अचेतन मन की बातें भी जान सकते हैं और प्रक्षेपण प्रकार की विधियों से हम चेतन मन की बातें भी जान सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर दिमाग के अंदर रखनी है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रक्षेपण विधियां है, इन प्रक्षेपण विधियों का संबंध चेतन के साथ साथ अचेतन मन से भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर प्रक्षेपण विधियों की आवश्यकता इसीलिए है। बाकी हमारे पास में इतनी सारी हमने विधियां पढ़ी, चाहे जीवन इतिहास पढ़ा, चाहे साक्षात्कार पढ़ा, चाहे प्रश्नावली पढ़ा, अचेतन मन की बातें उन विधियों से पता नहीं चल रही थी। चेतन मन की बातें तो वो भी बता रही थी, जागृत मन की बातें वो भी बता रही थी। पूरे होशोहवास में व्यक्ति क्या कर रहा है, ये तो आप सामने वाले का इंटरव्यू लो, या सामने वाले का निरीक्षण करो, या सामने वाले की जीवन गाथा लिखाओ, या सामने वाले से प्रश्नोत्तर लिखाओ। जो पूरी दुनिया को पता है वो तो पता है, उसमें भी चल जाएंगे जो पूरे होशोहवास में हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्षेपण विधियों का संबंध चेतन के साथ साथ अचेतन मन से भी होता है। इसीलिए प्रक्षेपण विधियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रक्षेपण विधियों का संबंध चेतन मन के साथ साथ, चेतन मन के साथ साथ, देखो चेतन मन का तो आकलन हम अप्रक्षेपी प्रकार की विधियों से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात प्रक्षेपण विधियों की हो तो इसका संबंध चेतन मन के साथ साथ हमारे उस दिमाग से होता है, उस नॉन कॉन्शियस माइंड से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं। तो प्रक्षेपण विधियों का संबंध चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन से होता है। मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। आमतौर पर प्रक्षेपण विधियों में हम क्या, ऐसी सिचुएशंस थ्रो आउट करते हैं, हम ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें व्यक्ति भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है या वो किसको जवाब दे रहा है, या उसका वास्तविक व्यक्तित्व वो छुपाने की कोशिश भी करे तो छुपाते छुपाते वो भूल जाता है और उसका सही व्यक्तित्व, असली व्यक्तित्व सामने आ जाता है। मतलब हमने व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशंस थ्रो आउट की जिसमें व्यक्ति कोशिश कर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार कि अपना सच छिपाए, लेकिन चौथी बार में वो भूल गया और उसका जो ओरिजिनल ट्रुथ है, उसके व्यक्तित्व की जो वास्तविकता है, वो एक मनोवैज्ञानिक को पता चल जाती है। यानी उसके नॉन कॉन्शियस माइंड में क्या है, वो चीज भी एक मनोवैज्ञानिक पता कर लेता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि कहते हैं। मैं जब प्रक्षेपण विधि में एक बात बता रहा हूं, जैसे रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पढ़ने वाले हैं, जैसे बाल अंतर्बोध परीक्षण पढ़ने वाले हैं, जैसे खेल और नाटक विधि को अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे वाक्य पूर्ति पढ़ने वाले हैं,
जैसे मनोविश्लेषण प्रकार की विधियों को भी पढ़ने वाले हैं। ये तमाम प्रकार की विधियां हमारे सामने जो है ना, ये वो विधियां है जिसमें व्यक्ति के चेतन ही नहीं, अचेतन मन में छिपे हुए सच को बाहर ला सकते हैं। 100% ला पाएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन ला सकते हैं। व्यक्ति के अचेतन मन में छुपी हुई बातों को बाहर ला सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, व्यक्ति भूल जाएगा कि मुझे आर्टिफिशियलिटी लानी है, मुझे सच को छिपाना है, और वो अपना सच उगल देगा। इस प्रकार की विधियों में, जिन विधियों को हम प्रक्षेपण विधियां कह रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो ऐसी विधियां होती है जिसमें व्यक्ति को अपने संवेग, अपनी रुचियां, अपनी अभिरुचियां, अपनी अभिव्यक्तियां, अपने विचार, अपने जो भी चीजें, वो सारी चीजें प्रकट करने का अवसर मिलता है, और उस अवसर में व्यक्ति के अंतर मन की वस्तु स्थिति बाहर आ जाती है। इसलिए हम ऐसी प्रकार की विधियों को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण विधियां कहते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, प्रक्षेपण विधियों में ध्यान देना, तमाम प्रकार की जो प्रक्षेपण विधियां है, मैं एक एक करके जितनी भी प्रक्षेपण प्रकार की विधियां, और एक बात ध्यान देना, ऐसी तमाम विधियां जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्ड्स या चित्र है, ठीक है ना, ऐसी जो भी विधियां है ना, वो सारी विधियां लगभग कैसी है? प्रक्षेपण विधियां। मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। जिन विधियों में भी आप पढ़ते हो ना कि इसमें 5 कार्ड, 10 कार्ड, 15 कार्ड, 20 कार्ड, 30 कार्ड, 35 कार्ड, जितने भी कार्ड जहां पर भी पढ़ते हो, वो सारी विधियां कैसी है? वो प्रक्षेपण विधियां, वो प्रोजेक्टाइल मेथड्स है। प्रक्षेपण विधियों के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग जब हम करते हैं तो प्रक्षेपण विधियों के द्वारा एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के, आपको जानकारियों, अपने व्यक्तित्व को और व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को, संवेग को, रुचि को, सभी गुणों को प्रकट करने का उसे अवसर मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रक्षेपण प्रकार की विधियां वो विधियां होती है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों, संवेग, रुचियों, योग्यताओं, या फिर हम बहुत सारी चीजें दूसरी कह सकते हैं, विचार, अभिव्यक्तियों आदि को प्रकट करने का अवसर मिलता है। आदि को प्रकट करने का अवसर मिलता है। मतलब व्यक्ति चाहता है कि ये प्रकट नहीं करूं, लेकिन फिर भी उसका जो ओरिजिनल सच है वो इस प्रकार की विधियों में बाहर आ ही जाता है। तो प्रक्षेपण विधियां इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए जो अप्रक्षेपी विधियां थी ना, उसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के ओरिजिनलिटी को छिपा लेता था, लेकिन प्रक्षेपण विधियों में वो चाहकर भी, कोशिश करता है तो भी कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि वो उसका जो सच है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, वो बाहर आ जाती है। मैं बताना चाह रहा हूं, आमतौर पर जब प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो ये व्यक्तित्व मापन की नवीनतम और विश्वसनीय विधियां है। यानी व्यक्तित्व मापन की जितनी भी विधियां है, प्रक्षेपण विधियों को विश्वसनीय माना जाता है। और आपको ध्यान हो, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपण विधियां जो है वो नवीनतम है। मतलब पुराने जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है वो सब अप्रक्षेपी है, लेकिन जो नए मेथड और जो काम के मेथड, जो अचेतन मन के छिपे हुए सच को बाहर लाते हैं, जो अचेतन मन की दमित इच्छाओं के बारे में बताते हैं, जो अचेतन मन में छुपी हुई बातों को बताते हैं, जो हमारी अभिव्यक्तियों को बताते हैं, जो हमारा माइंड का सोच क्या है उसको बताते हैं, हम चाहते हैं उसको छिपाना लेकिन छिपा नहीं पाते हैं। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार की विधियां जो व्यक्तित्व मापन के लिए नवीनतम विधियां भी है और व्यक्तित्व मापन के लिए विश्वसनीय विधियां भी है, मैं बताना चाहूंगा ऐसी विधियां जो है प्रक्षेपण विधियां है। आपको जानकारी हो, प्रक्षेपण विधियां जो होती है वो व्यक्तित्व मापन के लिए नवीनतम है और व्यक्तित्व मापन के लिए वो विधियां निश्चित रूप से आपको जानकारी हो, नवीनतम के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं, एक तो व्यक्तित्व मापन के लिए नवीनतम विधियां है और मैं ये बता सकता हूं कि व्यक्तित्व मापन के लिए जो विश्वसनीय विधियां है, तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व मापन के लिए वो विधियां विश्वसनीय भी है। यहां पर एक बात आपको जानकारी हो, प्रक्षेपण विधियों की बात जब मैं करता हूं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने किया था।
इस विधि के अंदर व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिसमें एक व्यक्ति की जो भी चीजें हैं वो अपने आप क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी कहने का मतलब प्रक्षेपण विधियों के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि इन प्रक्षेपण विधियों के द्वारा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों, संवेग, रुचियों, विचार, अभिव्यक्तियों आदि को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अवसर देने के लिए परिस्थितियां, मतलब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है, इसके लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बाहर लेकर आ जाए। इसके लिए व्यक्ति के सामने हम क्या करते हैं, समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। समुचित परिस्थितियां व्यक्ति के सामने उत्पन्न की जाती है, मतलब व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसमें व्यक्ति चाह कर भी अपने सच को छिपा नहीं पाता और आखिरकार वो अपने ओरिजिनल ट्रुथ को बाहर लेकर आ ही जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि प्रक्षेपण विधियों का संबंध व्यक्ति के चेतन के साथ साथ अचेतन मन से भी होता है। और आपको जानकारी हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए निश्चित रूप से नवीनतम विधियां है, सबसे महत्वपूर्ण विधियां इन प्रक्षेपण विधियों को हम लोग मानते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे एक बहुत मशहूर विद्वान थॉर्प एंड शमलर, थॉर्प एंड शमलर महोदय क्या कहते हैं। थॉर्प एंड शमलर महोदय, आपको जानकारी हो, यह कहते हैं कि प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया है। उद्दीपकों के प्रति का मतलब क्या, जैसे रोर्सा का सही धब्बा परीक्षण है उसमें 10 कार्ड है, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसमें 30 कार्ड है, यूज भले ही 20 करे, कितने भी करे वो अलग बात है, वो हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण है उसके अंदर 10 कार्ड है। जितने भी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो भी कार्ड है, जैसे रोजेनविक का भग्नाशा परीक्षण है उसमें 24 कार्ड है, तो कहने का मतलब उस कार्ड में चाहे चित्र हो, चाहे कहानी हो, चाहे कुछ भी बना हुआ हो, वो एक विषय के लिए उद्दीपक है। और विषय क्या करेगा, उस कार्ड में जो कहानी है, जो चित्र है, जो पात्र है, उनको देखकर और विषय क्या प्रतिक्रिया करता है, उसी के आधार पर तो हम व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए थॉर्प एंड शमलर के अनुसार मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रक्षेपण विधियों में, प्रक्षेपण विधि का मतलब क्या होता है कि उद्दीपक के प्रति व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, उद्दीपक के प्रति व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। अब आपको इस परिभाषा को समझना हो तो रोर्सा का सही धब्बा परीक्षण जब पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं बताना चाह रहा हूं थॉर्प एंड शमलर महोदय ने क्या कहा। थॉर्प एंड शमलर महोदय ने यह कहा कि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की, उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कह दो, उसका रेस्पॉन्स कह दो, उसका रिएक्शन कह दो। अब यहां उद्दीपक का मतलब क्या है, अलग अलग जो भी कार्ड जिन पे चित्र बने हुए हैं, कहानी है, पात्र है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है पिछले पेज के ऊपर कि जो विधियों में भी कार्ड का प्रयोग होगा, चित्र का प्रयोग होगा, क्योंकि इस विधि में ये कार्ड या चित्र वास्तव में किसका काम करते हैं, उद्दीपक का काम करते हैं, स्टिमुलस का काम करते हैं। और इन उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथियों को बताना चाह रहा हूं कि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या है, उस प्रतिक्रिया को आधार मानकर, उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या है, उस प्रतिक्रिया को आधार मानकर जब हम व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, आपको जानकारी हो, उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है तो व्यक्तित्व के स्वरूप के उस अध्ययन को हम कौन सी विधियों से जोड़ेंगे, हम प्रक्षेपण विधियों से जोड़ेंगे। क्योंकि मिस्टर उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से होता है, ये थॉर्प एंड शमलर ने कहा, प्रक्षेपण विधियों में होता है। तो आपको जानकारी हो, जब हम
व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति उद्दीपक के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। आपने देखा जैसे अपन ने अप्रक्षेपी विधि पढ़ी, उसमें मान लो व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे तो सामने कोई उद्दीपक नहीं है, बस सवाल पूछ रहे, सामने वाला उत्तर दे रहा है, ठीक है। प्रश्नावली विधि में पेपर है, क्वेश्चन उसके प्रति जरूर रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। वहां वो क्वेश्चन को अगर आप उद्दीपक मानना चाहे तो भले ही मान सकते हैं, लेकिन इन विधियों में तो उद्दीपक होता ही है। प्रक्षेपण में, प्रक्षेपण विधियों में तो उद्दीपक होना ही होना है, वहां तो हो या नहीं हो जरूरी नहीं है अप्रक्षेपी में, लेकिन यहां उद्दीपक तो है ही। जो कार्ड बने हुए हैं, जिन पे चित्र है, जिन पे कहानी है, जिन पे अलग अलग किरदार बनाए हुए कार्ड के ऊपर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना रोरसा के स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, तो ऐसे से अलग अलग विधियों में अलग अलग कार्ड होंगे। तो इन कार्ड के प्रति विषय क्या प्रतिक्रिया करता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम निश्चित रूप से व्यक्तित्व के बारे में जो है वो आकलन कर सकते हैं। एक बात आपको जानकारी हो, जब हम प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो आमतौर पर जो मनोविश्लेषक होते हैं वो प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग, गौर करिएगा, अलग अलग परेशानियों में उलझे हुए लोगों की मानसिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि जो मेंटल रोगी होते हैं ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये उनको खुद को पता नहीं, तो इन प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से ये पता करते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये मेडिकल साइंस के लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण विधियां हो सकती है, साइकियाट्रिस्ट के लिहाज से भी। मैं बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग जो मनोविश्लेषक है, मनोविश्लेषक का मतलब जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आपको जानकारी हो मनोविश्लेषक विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियों में उलझे हुए लोगों की समस्याओं का उपचार करने के लिए भी इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। मनोविश्लेषक विभिन्न परेशानियों में उलझे व्यक्तियों की मानसिक चिकित्सा में, व्यक्तियों की मानसिक चिकित्सा में भी इन विधियों का मतलब प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग के अंदर रखना कि मनोविश्लेषक विभिन्न प्रकार की मेंटल डिजीज के शिकार जो लोग होते हैं, उनकी जब मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उनके लिए यह जानना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। अब आप एक चीज बताइए, अप्रक्षेपी विधियों में तो वही चीज पता चलेगी जो उसके चेतन मस्तिष्क में, तो मेंटल डिजीज वाला व्यक्ति खुद तो बताएगा नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसके अंतर मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए कई बार क्या करते हैं, इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग प्रक्षेपण प्रकार की विधियों के नाम से जानते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, आमतौर पर जब हम प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं, आमतौर पर जब हम प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रक्षेपण विधियां हमारे सामने हैं और मैं एक एक करके इन तमाम विधियों की बात करने वाला हूं, एक एक करके मैं बताना चाह रहा हूं। जब अपन प्रक्षेपण विधियों के एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर रोरसा, हरमन रोरसा कहिए चाहे रॉर्साक कहिए, स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक थे। देखो मैंने क्या कहा, मनोरोगों में के इलाज में इसका उपयोग करते हैं, तो स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक थे मिस्टर हरमन रॉर्साक, और उन्होंने एक विधि दी थी जिसको हम कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण विधि। जिस विधि को हम क्या कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण विधि, या जिसको हम कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT। तो ये जो IBT विधि है ना, रॉर्साक का स्याही धब्बा परीक्षण, मैं जब हरमन रॉर्साक के स्याही धब्बा परीक्षण पे बात करूंगा तो निश्चित रूप से ये प्रक्षेपण विधि, और अब आपके लिए तो बिल्कुल इजी है क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया कि जिन विधियों में भी उद्दीपक होंगे, कार्ड होंगे, चित्र होंगे, पात्र होंगे, वहां अपने को सीधा सीधा इन विधियों के ऊपर जाना ही जाना है, और मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरीके से हरमन रॉर्साक का स्याही धब्बा परीक्षण की तरह ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण वो भी इस प्रकार की एक विधि है। आपको जानकारी हो, मैं वैसे तो बहुत सारी दूसरी विधियों की बात भी करने वाला हूं अभी, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहिए, चाहे आप इसे कक्षा अंतर्बोध परीक्षण कहिए, कक्षा अंतर्बोध परीक्षण कहिए, और चाहे आप इसे अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण कहिए, अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण कहिए। तमाम नामों से हम इसे जानते हैं। इसके अंदर 30 जो कार्ड है उनकी बात हम करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे 30 और एक एक्स्ट्रा कार्ड करेंगे तो 31 कार्ड की बात आगे जो लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे होगा उसमें पूरी बात होगी। हरमन रोरसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, मैं इसकी भी बात करूंगा और मैं बताऊंगा हरमन रोरसा के स्याही धब्बा परीक्षण, जिसके अंदर 10 कार्ड्स की बात हम लोग करेंगे, अलग अलग कार्ड। ये कार्ड क्या काम आते हैं, ये अलग अलग अपन इन सभी चीजों के ऊपर जो है पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 10 कार्ड का एक और मेथड आएगा जिसको हम बाल अंतर्बोध परीक्षण। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रकार की वीडियो में कार्ड होने ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कार्ड होंगे। वो ज्यादातर विधियां सारी कैसी है, प्रक्षेपण विधियां। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई सर आपने कहा था कार्ड होंगे ही, लेकिन इसमें तो कार्ड है ही नहीं। बिना कार्ड वाली विधियां भी इसमें आ सकती है, और इसकी टेंडेंसी ये होती है प्रक्षेपण विधियों में कि इसमें ऐसी परिस्थितियां हम पैदा कर लेंगे, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी जिसमें व्यक्ति का चेतन तो अप्रक्षेपी से भी पता चल सकता है, पर चेतन के साथ साथ चेतन और अचेतन मन की बातें सामने आएगी। ध्यान देना, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करेंगे कि व्यक्ति के चेतन और अचेतन दोनों मनों की बातें जो है वो सामने आएगी इस प्रकार की विधि के अंदर। आपको ध्यान हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, बाल अंतर्बोध। अब ये जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैट, मतलब चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टैट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, टैट। और ये बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट, ये बच्चों के लिए होता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 पर जानवरों के चित्र होते हैं। ये भी आपके बाल अंतर्बोध परीक्षण इस प्रकार के प्रक्षेपण विधियों के अंदर आ सकता है। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वाक्य पूर्ति विधि भी इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और क्या रख सकते हैं, इसमें खेल और नाटक, मतलब प्ले एंड ड्रामा, गेम एंड ड्रामा, खेल और नाटक विधि को भी हम इस प्रकार की प्रक्षेपण विधि में रख सकते हैं। मैं इसके अलावा जो मनोविश्लेषण प्रकार की विधियां है, ध्यान देना, जो मनोविश्लेषण प्रकार की विधियां है, जिसमें हम लोग चाहे मुक्त साहचर्य की बात करें, चाहे हम लोग मुक्त साहचर्य या शब्द साहचर्य की बात करें, और चाहे हम लोग स्वप्न विश्लेषण की बात करें, तो मनोविश्लेषण प्रकार की विधियां भी जो है ना, चाहे स्वप्न विश्लेषण प्रकार की विधि है, ठीक है ना, और चाहे हम लोग मुक्त साहचर्य या शब्द साहचर्य की बात करें, वो विधि है। तो हम उन विधियों को भी, मैं बताना चाह रहा हूं, उन विधियों को भी हम प्रक्षेपण प्रकार के अंदर, प्रोजेक्टाइल के मेथड के अंदर, प्रोजेक्टाइल के टाइप के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना, अप्रक्षेपी में और प्रक्षेपी, और इसके अलावा केवल यही नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर कार्ड वाले और भी मेथड है, जैसे रोजेनविक का भग्नाशा परीक्षण है जिसमें 24 कार्ड होते हैं, रोजेनविक का कुंठा परीक्षण कह दो, ठीक है, ऐसे। और अभी मैं जब प्रक्षेपण विधियों पर आगे बढ़ूंगा तो और भी कुछ टाइप्स आएगी, लेकिन ये जितनी भी टाइप्स मैंने बताई, ये सारी विधियां कैसी है, ये प्रक्षेपी विधियां है। और एक बात ध्यान देना, आमतौर पर जब भी अपन व्यक्तित्व मापन की बात करते हैं, ठीक है, मैं हालांकि अप्रक्षेपी विधियों का भी विश्लेषण आगे जो हमारा लास्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं तमाम विधियों का एक प्रकार का ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा कि तमाम प्रकार की विधियों में अपन ने क्या पढ़ा। तो वहां अपन एनालिसिस करेंगे कि प्रक्षेपी में क्या है, अप्रक्षेपी में क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो विस्तार से करेंगे। या फिर अप्रक्षेपी में भी वस्तुनिष्ठ क्या है, आत्मनिष्ठ कौन सी है, इन्वेंट्रीज परिसूचियां कौन कौन सी है, वो भी बात होगी आगे। लेकिन एक बात ध्यान दें, आमतौर पर व्यक्तित्व मापन की जब अप्रक्षेपी विधियों को पढ़ते हैं और व्यक्तित्व मापन की जब प्रक्षेपी विधियों को पढ़ते हैं, तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। एक तो यह है कि अप्रक्षेपी विधि होती है ना, इसके अंदर कृत्रिमता की संभावना ज्यादा होती है, मतलब व्यक्ति अपने वास्तविक सच को छिपा देता है,
अप्रक्षेपी विधियों के अंदर कृत्रिमता की संभावना हमेशा ज्यादा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सिचुएशंस थ्रू आउट नहीं की है। व्यक्ति जैसे प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है और मुझे पता है कि मेरे व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, मैं प्रश्नों के उत्तर सही की जगह झूठ दे दूंगा, क्योंकि मैं जैसे मान लो मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हूं, लेकिन मैं दुनिया को थोड़ी कहूंगा कि मैं ईमानदार नहीं हूं। मान लो मैं कोई अधिकारी हूं, बहुत ही करप्ट हूं, लेकिन मैं दुनिया को थोड़ी कहूंगा कि मैं करप्ट हूं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि अपने दोषों को, अपने अवगुणों को छिपा कर रखूं। तो अप्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति कृत्रिमता की संभावना ज्यादा होती है, झूठ की संभावना यहां पर ज्यादा बनी रहती है, मतलब झूठे सूचनाएं, झूठे आकलन भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर यह एक बहुत बड़ा फर्क मैं बताना चाह रहा हूं। प्रक्षेपण विधियां जो है ना, इसमें कृत्रिमता की संभावना नगण्य है। इसमें कृत्रिमता की संभावना क्या है? नगण्य। कृत्रिमता की संभावना नगण्य है। आपको ध्यान हो, कृत्रिमता कह दो या झूठ कह दो, इसकी संभावना यहां नगण्य है। दूसरा एक चीज, प्रक्षेपी विधियां जो है ना, इनका प्रयोग मनोरोगों के उपचार में, मनोरोगों के निदान और उपचार में भी करते हैं। तो मनोरोगों को पता करना है, मनोरोगों के बारे में पता करना है, मनोरोगों का निदान, मनोरोगों का उपचार, उसमें भी प्रक्षेपण विधियों की एक भूमिका जो है वो देखने को मिल सकती है। अप्रक्षेपी विधियों की भूमिका वहां पर नहीं होती। तो कहने का मतलब, मनोरोगों के निदान और उपचार के अंदर भी एक भूमिका हमारे को आमतौर पर जो है वो प्रक्षेपण प्रकार की विधियों की दिख सकती है। एक बात और कहूंगा, प्रक्षेपण विधियां चूंकि मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है और आपको ध्यान हो मेंटल डिजीज, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए या मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीज है, तो आमतौर पर अप्रक्षेपी विधियों में तो क्या है? प्रश्नावली है। मान लो 100 सवाल है, बच्चे ने 10 किए तो किए, बीच में सवाल करने बंद कर दिए तो कर दिए। लेकिन प्रक्षेपण विधियां चूंकि मेडिकल साइंस से जुड़ी विधियां है, तो इसमें अगर विधि शुरू कर ली ना, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मर्जी आई बीच में बंद कर दिया, क्योंकि मेडिकल साइंस की मेथड है, इसको आमतौर पर पूरा जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो प्रक्षेपी विधियों को करने के लिए भी एक विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, आमतौर पर प्रक्षेपी विधियों का उपयोग करना, उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, इसका उपयोग एक विशेषज्ञ व्यक्ति कह दो, या अनुभवी मनोवैज्ञानिक कह दो, या एक अनुभवी मनोरोग चिकित्सक कह दो, उसकी जरूरत यहां पर पड़ती है इन प्रक्षेपण विधियों के अंदर, जबकि अप्रक्षेपण विधियों के अंदर ऐसा नहीं था। अप्रक्षेपण विधियां तो अपन ने सारी पढ़ी है, प्रश्नावली पढ़ी, व्यक्ति इतिहास पढ़ी, साक्षात्कार पढ़ा, रेटिंग स्केल पढ़ लिया। तमाम प्रकार की विधियों के अंदर व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, कृत्रिमता भी रहती है, व्यक्ति आर्टिफिशियल कर लेता है, सूचना झूठी मिल जाती है। लेकिन यहां ये मेडिकल साइंस के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं, मनोरोगों के इलाज में इसका उपयोग कर रहे हैं। इन इस प्रकार की विधि को अगर आप एक बार स्टार्ट कर लो, तो कई विधियां प्रक्षेपण विधियों में ऐसी है जिसको शुरू करने के बाद अपन पूरी किए बिना उसको रोक भी नहीं सकते। तो आमतौर पर एक विशेषज्ञ या अनुभवी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता यहां पर होती है इन प्रक्षेपण विधियों के उपयोग के अंदर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान में रखनी है। मैं एक एक करके अब आपके सामने तमाम प्रक्षेपण विधियों को लेकर आऊंगा, एक एक करके। रॉर्सा का सही डब्बा परीक्षण, बाल अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध, रोजेनविक का टेस्ट, कुंठा परीक्षण रोजेनविक का, वाक्य पूर्ति, खेल नाटक, ये तमाम प्रकार की विधियां हम एक एक करके इन सब के ऊपर आएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, अप्रक्षेपी विधियां जो है ना, इसके अंदर जैसे मैंने एक बात बताई, इसमें चेतन मन का ही विश्लेषण होता है, केवल चेतन मन के बारे में। ये अप्रक्षेपी विधियां केवल किसके बारे में बताती है? चेतन मन के बारे में। जबकि प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं तो ये अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि ये प्रक्षेपण विधियां चेतन के साथ साथ, ध्यान रखें, चेतन के साथ साथ अचेतन, चेतन मन भी और साथ में अचेतन मन भी, दोनों का विश्लेषण करने के, अचेतन मन दोनों के बारे में इससे हमारे को जानकारी मिल जाती है इन प्रक्षेपण प्रकार की विधियों से, इन प्रक्षेपण प्रकार की विधियों से। और मैं आपको बताऊं प्रक्षेपण विधियों के अंदर क्या करेंगे, सिचुएशंस थ्रो आउट। देखो प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, सामने वाले पर ऐसी परिस्थिति फेंको कि वो चाहते हुए भी अपने व्यक्तित्व की ओरिजिनलिटी को छिपा नहीं पाए और उसके अंदर का सच बाहर आ जाए। इस प्रकार की चीजें हम जिन विधियों में करते हैं उन विधियों को हम प्रक्षेपण विधि कहते हैं। आपको और डिटेल से जब आप एक एक विधि पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे रॉर्सा का सही डब्बा पढ़ेंगे, इंक ब्लॉट है
और इंक ब्लॉट के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया कैसे होती है वो मैं इंक ब्लॉट वाले अगले लेक्चर में बता रहा हूं। मैं प्रासंगिक अंतर्बोध वाले लेक्चर में, बाल अंतर्बोध के लेक्चर में, तमाम प्रकार के लेक्चर्स के अंदर ये चीजें बताऊंगा कि इन विधियों का उपयोग कैसे होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रक्षेपण विधियों में वास्तव में सिचुएशंस को फेंकते, इसका नाम ही है फेंकना। ऐसी परिस्थिति फेंको, ऐसी सिचुएशंस फेंको कि व्यक्ति की ओरिजिनलिटी ही बाहर आ जाए। तो वो सारी चीजें किसमें होती है? प्रक्षेपण प्रकार की विधियों में होते हैं। कौन कौन सी प्रक्षेपण विधियां है और उनमें क्या होता है, कितने कार्ड होते हैं, कार्ड के प्रति बच्चा कैसे प्रतिक्रिया करता है, और बच्चा जब प्रतिक्रिया करता है तो व्यक्तित्व का आकलन कैसे होता है, ये तमाम चीजें पढ़ने के लिए आप अगले लेक्चर पर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।